बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोहे कुरान पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ना आतना पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना आतना कल कौसर फसली रब्बिका वन्हर नशानिक रब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना आतना कल कौसर फसली रब्बिका वन्हर नशानिक रब्तर। देखिए, अब ये लोहे कुरान पढ़ लिया आपने। अब को याद करें और ये दुआ पढ़ें, ये हदीस पढ़ें। क्या ए अल्लाह पे तेरी पनाह चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पे तेरी पनाह चाहता हूँ, फिक्र और गम से तेरी पनाह चाहता हूँ, आजिज़ी से और सुस्ती से और तेरे पनाह चाहता हूँ, बुज़दिली और बुखल से और तेरी पनाह चाहता हूँ, फ़र्ज़ के बोझ से, लोगों के दबाव से। ठीक है, ये दुआ हुई। अब इस तरीका कौल है कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम, मुकाम ख़त्म नबूवत बहुत बड़ा है। मोहम्मद और मौलाए कायनात फरमाते हैं कि लोगों के अंदर बुराई मत तलाश करो, अपने अंदर बुराई तलाश करो, लोगों के अंदर अच्छाई तलाश करो। हम उल्टा करते हैं, हम लोगों के अंदर बुराई तलाश करते हैं, अपने अंदर अच्छाई। ये मेरा नाम है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है थोड़ी सी। अब आते हैं बैंकिंग ऑर्डिनेंस के बारे में। बैंकिंग ऑर्डिनेंस के अंदर पढ़ लेते हैं। बैंकिंग जो पाकिस्तान में जितने बैंक हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, ये है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, और किसी किस्म की और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पार्टनरशिप भी नहीं है, सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। याद रहेगा। बैंक के दो रेगुलेटर क्यों होते हैं? क्योंकि पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, तो पता है कंपनीज का रेगुलेटर तो एसएससीपी है। और जब बैंक चूंकि पब्लिक कंपनी है तो बैंक का रेगुलेटर तो एसएससीपी हुआ, लेकिन बैंक जो है वो यूबीएल है, राइट बैंक है, सुनहरी बैंक है, खैबर बैंक है, सिंध बैंक है, पंजाब बैंक है, राइट बैंक है। ये बैंक है, कंपनी है, और साथ साथ चूंकि बैंक का काम करते हैं तो स्टेट बैंक इनका रेगुलेटर बन गया है। तो ठीक है, तो बैंकों के, यानी अगर मैं पूछूं बैंकों के कितने रेगुलेटर होते हैं, अब ये दो मेन रेगुलेटर तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और चूंकि वो कंपनी होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी बैंक, तो इसलिए एसएससीपी भी इसकी रेगुलेटर है। क्योंकि पाकिस्तान में हर कंपनी की रेगुलेटर एसएससीपी है, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई भी हो। चूंकि बैंक पब्लिक कंपनी है तो किसके एसएससीपी रेगुलेटर हो गया ना। सेक्शन 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से। सेक्शन 13 क्या कहता है कि बैंक का जो कैपिटल है वो स्टेट बैंक डिसाइड करेगा। इस वक्त तो 10 बिलियन है, हो सकता है 2-3 साल बाद ये 10 बिलियन ना हो, 12 बिलियन हो, 15 बिलियन हो, ये स्टेट बैंक डिसाइड करेगा। ठीक है ना। अभी अगर कोई बैंक बनाना चाहता है पाकिस्तान में तो 10 बिलियन रुपए उसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यही आप ये 5 बिलियन से काम चलेगा नहीं, बैंक नहीं बना सकते। आप 10 बिलियन लाओ, उसको फिर 10 बिलियन को डिपॉजिट करो। बैंक का बिजनेस कर रहे हो तो ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, इसलिए इतना बड़ा अमाउंट आपके पास होना चाहिए। तो पब्लिक कंपनी बनाएं, शेयर इशू करें, पैसा आ जाएगा 10 बिलियन। ठीक है, अच्छा, ये समझ में आ गया। ये हो गया 10 बिलियन की रिक्वायरमेंट। और क्या, अब मिनिमम कैपिटल टू कंटिन्यू बिजनेस क्या है? तो टोटल कैपिटल हो प्लस अनइनकम्बर्ड रिजर्व। अनइनकम्बर्ड रिजर्व क्या है, नीचे बता दूंगा, लिखा हुआ है। जो मीट करे बैंक, जो एसबीपी ने जो रिक्वायरमेंट दी ना उतनी होनी चाहिए। तो ये जो बीपी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट को बताता है, बल्कि वो कहता है कि आपको मिनिमम कैपिटल जो आपको चाहिए तो उसने बता दिया 10 बिलियन होना चाहिए। प्लस वो ये भी बता सकता है कि रिजर्व भी आपको रखने पड़ेंगे अलग से कैपिटल के अलावा। समझ में आ गया नहीं? इफ़ यूबीएल हैज़ ए रिजर्व ऑफ 100 बिलियन, यूबीएल के पास रिजर्व है 100 बिलियन की, 10 बिलियन का कैपिटल है, वो तो है 30, उसके अलावा जो है 100 मिलियन के, 100 मिलियन, 30 में गलती से कह दिया, 100 मिलियन के उसके रिजर्व है। ठीक है, तो कितने हो गए? 10 बिलियन का कैपिटल है और 100 मिलियन के रिजर्व है। लेकिन 100 मिलियन में से जो 30 मिलियन है वो क्या है, वो उसने इसलिए रखा हुआ है कि बैंक ने, यानी हमारा बैंक है, इसका नाम है एबीसी बैंक। एबीसी बैंक ने कोई लोन लिया हुआ है, उस लोन को उतारने के लिए 30 मिलियन रखे हुए। तो 30 मिलियन तो क्या हो गए, ये तो किसी पर्टिकुलर काम के लिए हो गए ना, तो इसको 30 मिलियन को काउंट नहीं करेंगे। तो इसका 100 मिलियन का रिजर्व है, तो इसको 100 मिलियन से हम कितना मिलियन मानेंगे? 70 मिलियन, क्योंकि 30 मिलियन तो काउंट ही नहीं होगा। अगर स्टेट बैंक ने कहा है कि आपको 10 बिलियन का कैपिटल होगा और आपके 100 मिलियन के रिजर्व होंगे, तो ये जो हमारा एबीसी बैंक है, मिसाल में तो मैंने यूबीएल लिखा है, यूबीएल बैंक है, ये तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, क्योंकि कैपिटल की जो कैपिटल है ना, कैपिटल
कैपिटल तो आपको पता लगे 10 बिलियन ही होगा, 10 बिलियन, ठीक है ना, ये तो बिल 10 बिलियन ही होगा, ठीक। और रिजर्व अगर उसने चाहा है स्टेट बैंक ने 100 मिलियन होंगे, वो तो अभी नहीं हो रहे क्योंकि हमारे 30 मिलियन तो हमने यूज कर रहे हैं उसके लिए, हमने जो लोन लिया हुआ है, तो इसलिए आप फिर बैंक को क्या करना पड़ेगा, मजीद पैसा कहीं से लाना पड़ेगा क्योंकि रिजर्व आपको 100 मिलियन रखने हैं। तो जो स्टेट बैंक कहेगा वो आपको करना है, ठीक है। अगर स्टेट बैंक ने कहा 10 बिलियन के कैपिटल होगा और 50 बिलियन के आपके रिजर्व होंगे, तो उस हिसाब से ठीक है, हमारे पास 70 बिलियन तो है ना। सौदे को नजर आ रहा है, प्लीज और से देखिएगा, बड़ी टेक्निकल बातें चल रही हैं। अच्छा, फॉरेन बैंक्स जो पाकिस्तान में आ गए, मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तानी बैंक नहीं है, बाहर के बैंक हैं, वो आ गए पाकिस्तान में। एक ज़माने में आपको पता है बहुत सारे बैंक थे, अभी देखें स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, जैसे बाहर का बैंक है पाकिस्तान में। तो अगर ऐसे बैंक हैं बाहर के जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या शर्त है कि वो ये करेंगे कि मस्ट डिपॉजिट कैपिटल विद एसपीपी इन द फॉलोइंग फॉर्म। इंटरेस्ट फ्री ₹5 में डिपॉजिट करवा देंगे। जो स्टेट बैंक कहेगा इतनी आपको डिपॉजिट हमारे पास करा दें, तो स्टेट बैंक के पास वो अमानत के पैसे रखवा देंगे। या फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, या आप ये कर सकते हैं वो लोग कि वो पाकिस्तानी रुपए में नहीं, वो किसी और करेंसी में, जैसे डॉलर या यन में या युआन में वो पैसे रखवा दें। पाकिस्तानी रुपए में भी रखवा सकते हैं। स्टेट बैंक कहता है मिसाल के तौर पे हमें आप 7 बिलियन रुपए रखवाएं सिक्योरिटी अमानत, तो आप 7 बिलियन रुपीस रखवा दें। वो कहते नहीं आप हमारे पास तो रुपए नहीं है, डॉलर रखवाएंगे तो डॉलर रखवा दें, ठीक है ना। और ये जो आप ये भी कर सकते हैं कि सिक्योरिटीज़ भी रखवा सकते हैं, या मिसाल के तौर पे हम बाहर के बैंक हैं, पाकिस्तान आ गए और हमने आने के बाद हमारे पास बाहर के बैंक थे, हमारे पास शेयर्स थे, यूनिलीवर के थे, पीएनजी के थे, मिसाल के तौर पे हपको के थे, सही शेयर्स थे हमारे, पीपीएल के थे। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम कहते हैं हम ये शेयर्स हैं हमने खरीदें, ये बड़े सॉलिड शेयर हैं, अच्छी कंपनी से शेयर हैं, हम आपके पास रखवा देंगे। लेकिन वो शेयर भी अनकम्बर्ड होने चाहिए। मतलब क्या, वो शेयर ऐसे नहीं हो कि मिसाल के तौर पर मेरे पास यूनिलीवर के शेयर हैं, लेकिन मैंने यूनिलीवर के शेयर्स पे लोन ले रखा है, तो ये वाले शेयर्स नहीं रखे, काबिल कबूल नहीं होंगे। ऐसे शेयर हो जिन पर लोन ना लिया हुआ हो तो काबिल कबूल होते हैं, ठीक है ना। अगर अब सवाल है कि अगर आपने स्टेट बैंक की बात नहीं मानी तो क्या होगा, फेलियर टू मीट कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एसबीपी अगर आपने हरकत की, ठीक है ना, अगर आपने हरकत की तो क्या होगा, तो एसपीपी क्या करेगा, वो करेगा, जैसे आपने मिसाल दी कि एसपीपी ने कहा है कि मिसाल के तौर पे आप जो है वो बैंक कैपिटल 9 बिलियन का होगा, तो आप सपोज आपका कैपिटल 9 बिलियन का होगा, एसपीपी कहता है 10 बिलियन का होना चाहिए, तो आपको 1 बिलियन का शॉर्टफॉल पूरा करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं नहीं कर रहा, तो ये स्टेट बैंक की जो बात है वो आपको माननी पड़ेगी, ठीक है ना, याद रहेगा। अगर स्टेट बैंक आज 10 बिलियन है, उससे सारे बैंक हमारे पाकिस्तान में 2 साल बाद स्टेट बैंक के 12 बिलियन होना चाहिए कैपिटल, तो तमाम बैंकों को 2 बिलियन का इजाफा करना पड़ेगा, ठीक है। अपने पास रखेंगे, स्टेट बैंक तो नहीं देगा, छीनेगा नहीं उसे, अपने पास रखो। स्टेट बैंक सिर्फ फॉरेन बैंकों से जो डिपॉजिट लेता है वो लेता है, उससे सिक्योरिटी बैंक भाग ना जाए आवाम का पैसे लेके। लेकिन जो पाकिस्तानी बैंक है उनसे तो नहीं लेता वो पैसे, वो अपने पास ही रखो, लेकिन इतने रखो जरूर, बैलेंस शीट तुम्हारे आने चाहिए, बैलेंस शीट के अंदर नजर आने चाहिए। और फॉरेन बैंक से कहता है मेरे पास रखवाओ। प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स इन केस ऑफ क्लोजर, अगर बैंक बंद हो जाता है किसी तरह से, जो लॉसेज होते हैं, बंद हो जाता है, तो जो अगर पाकिस्तानी बैंक नहीं फॉरेन बैंक है, बाहर का बैंक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, जो इसकी एसपीपी के पास डिपॉजिट्स रखे हुए ना उसको इस्तेमाल होंगे, वो बैंक सारी पेमेंट करेगा अपने पास से, और जो उसके पास एसबीपी के पास पैसा रखवाया हुआ है ना फॉरेन बैंक्स ने, वो भी इस्तेमाल हो जाएंगे, ताकि जिन लोगों का डिपॉजिट के पैसे उनको वापस मिल जाए। मिसाल एक बैंक के बाहर से स्टैंडर्ड चार्टर्ड आ गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने पाकिस्तान में आने के बाद तकरीबन आवाम ने इसमें डिपॉजिट करवा दिए, सपोज करो 50 बिलियन। अब 50 बिलियन में से बैंक बंद हो गया, अब 50 बिलियन में बैंक के पास जो भी होगा पैसा दे दिया जाएगा, प्लस ये कि जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान में आया होगा तो उसने डिपॉजिट किया होगा स्टेट बैंक के पास, तो वो पैसे स्टेट बैंक वापस कर देगा, ठीक है ना। अब आता डिस्प्यूट ओवर कैपिटल कैलकुलेशन। अब मिसाल के तौर पे कोई डिस्प्यूट हो जाए कि आपका बैंक पाकिस्तान में है, ठीक है ना, या बाहर का बैंक पाकिस्तान में है, या लोकल बैंक पाकिस्तानी है, यूबीएल तो लोकल बैंक है ना,
यूबीएल के अंदर, हबी बैंक के अंदर या स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अंदर, कोई भी बैंक लोकल हो या बाहर का हो, कोई डिस्प्यूट होता है, स्टेट बैंक कहता है कि कैपिटल जो है इतना होगा, हम कैपिटल कहते हैं कि नहीं, कैपिटल रिजर्व जो है वो इतने होंगे, रिजर्व हमारे पास फर्ज करो डॉलर्स में हम रिजर्व रख रहे हैं, तो डॉलर की कैलकुलेशन क्या होगी, जो भी हो मकसद हो सकता है, तो वो जो स्टेट बैंक का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, वो मानना पड़ेगा, वो जो स्टेट बैंक कहेगा हमको उतना ही कैपिटल और उतना ही रिजर्व रखना पड़ेगा, हम अपना ये नहीं कर सकते स्टेट बैंक को कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। पाकिस्तान में बैंक चलाना है तो स्टेट बैंक तुम्हारा कौन है, रेगुलेटर है, उसकी बात को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये नहीं कह सकते मैं नहीं मान रहा। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व क्या है, क्या मतलब क्या होता है, क्या इसके अंदर मतलब है कि कैपिटल से मुराद वही है, कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, और जो अदर आइटम्स इसमें शामिल किए जा सकते हैं, कोई सिक्योरिटीज़ वगैरह जो भी हो सकती है, लेकिन वो स्टेट बैंक अगर कहे, वरना आपको कैश में ही रखना है, ठीक है ना। और जो अब आप सिक्योरिटीज़ रखेंगे, मिसाल के तौर पे गोल्ड रख दिया, या मिसाल के तौर पे सिल्वर रख दिया, या आपने मिसाल के तौर पे शेयर्स रख दिया, तो इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, वैल्यूएशन जो होगी लोअर साइड में होगी। मिसाल के तौर पे अगर हमने गोल्ड है हमारे पास $1000 का, मार्केट वैल्यू इस वक्त इसकी $800 है, तो $800 पर लिया जाएगा। ये नहीं कहेंगे हमने $1000 का ख़रीदा था गोल्ड, नहीं, या हमें हमारे 50 करोड़ का हमने सोना ख़रीदा था, आज वो 40 करोड़ का हो गया है, लेकिन नहीं, जो लोअर है उसको देखा जाएगा, जो मार्केट वैल्यू जो लोअर है उसको देखा जाएगा, ठीक है ना। सेक्शन 14 क्या कहता है, सेक्शन 14 कहता है वही बैंक की रिक्वायरमेंट है, आपको पता है कि बैंकिंग कंपनी जो है वो स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट पूरी करेगी, जो कि 10 बिलियन है आजकल। मिनिमम कैपिटल क्या होगा, मिनिमम कैपिटल ये होगा सब्सक्राइब जो आपने कैपिटल किया है वो कितना होना चाहिए, ऑथराइज कैपिटल का आधा होना चाहिए, आधे से ज़्यादा। अगर आपका ऑथराइज कैपिटल है मिसाल के तौर पे 50 बिलियन, तो फिर 25 बिलियन क्या होना चाहिए आपका, ऑथराइज कैपिटल कितना है 50 बिलियन, तो फिर कितना होना चाहिए, सब्सक्राइब 25 बिलियन होना चाहिए, 25 बिलियन से ज़्यादा, ठीक है, ये नहीं समझ में आई बात। अगर ऑथराइज कैपिटल मिसाल के तौर पे आपका है 50 बिलियन, ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितना होगा, 25 होगा या 25 से ज़्यादा होगा, ठीक है, आधा हो या आधे से ज़्यादा हो। अच्छा, पेड अप कैपिटल क्या होगा, पेड अप कैपिटल में ये है कि जो सब्सक्राइब कैपिटल है तो उसका आधा या से ज़्यादा, यानी हमने यहाँ तय कर लिया हमारा ऑथराइज कैपिटल कितना है 50 बिलियन है, तो और ये कितना है सब्सक्राइब कैपिटल कितना होना चाहिए 25 बिलियन होना चाहिए, पेड अप कितना होना चाहिए, पेड अप कितना होगा, फिर पेड अप होना चाहिए 12.5 बिलियन होना चाहिए, यस नो, याद रहेगा, क्लियर। अच्छा, अब ये है कि किसी भी वजह से आपका कैपिटल जो है स्टेट बैंक ने कह दिया कि आप अपने कैपिटल को बढ़ाओ, स्टेट बैंक देखता है हालात कि अब कैपिटल बैंक के बढ़ने चाहिए, तो फिर आपको विद इन 2 ईयर्स अपना कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टेट बैंक डिसाइड करेगा कैपिटल, और अगर कोई कैपिटल आप अगर बढ़ा दिया स्टेट बैंक ने और आपके पास कैपिटल अभी कंपनी आपकी बैंक का कम है, तो उसको फिर आप 2 साल के अंदर बढ़ा दें, अच्छा टाइम दिए 2 साल आपको, ठीक है, क्लियर। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सवाल पूछ सकता है आपसे, ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे या परपीचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स ओएस ऑर्डिनरी शेयर्स या पीएनपीएस, पीएनपीएस माने परपीचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये होना, ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, और चीज़ें कैपिटल के अंदर नहीं आएंगी। कैपिटल के अगर पूछे कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है तो 2 ही चीज़ों पे है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर के पास प्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट होंगे, कि मतलब क्या, अगर मेरे पास 1000 शेयर्स है तो मेरे पास 1000 वोटिंग राइट होंगे, तो आपको पढ़ चुके हैं कंपनी लॉ में कि आपके राइट्स होते हैं वो, ये नहीं कि मेरे पास 1000 शेयर है तो मेरा राइट 1 होगा, नहीं, मेरे पास 1000 शेयर्स है तो 1000 मेरे पास वोटिंग राइट्स होंगे, ये तो वही कंपनी लॉ में पढ़ चुके हैं, इसलिए टाइम ज़ाया ना करें। शेयर होल्डर वोटिंग लिमिट क्या है, किसी भी एक शेयर होल्डर के पास क्या नाम है 5% से ज़्यादा शेयर नहीं होने चाहिए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट चाहे, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको बताइए, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इंसान का दर्जा रखती हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी बैंक में शेयर्स खरीदती है तो 5% से ज़्यादा ले सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी ले सकती है, ठीक है ना। मैंने बताया आपका इंसान कौन होता है, कंपनी इंसान होती है, ट्रस्ट इंसान होता है, सोसाइटी इंसान होती है, फेडरल गवर्नमेंट इंसान होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंसान होती है, मैंने बताया था वक्फ इंसान होता है, सब ये कुछ बॉडीज़ हैं वो। तो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये आपके सामने मिसाल है कि स्टेट बैंक की पूरी ओनरशिप जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है ना।
खैबर बैंक की पूरी ओनरशिप जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट केपीके के पास है, ठीक है ना। सपोज कि बैंक है, उसका कैपिटल 10 बिलियन है, अब हम मिसाल दे रहे हैं इसकी, तो अमजद के पास 2 बिलियन के शेयर्स हैं, तो ये ठीक है। तो ये नहीं, बिल्कुल गलत है। 10 बिलियन का 2 बिलियन 20% होता है, और 20% तो किसी आदमी के पास तो नहीं हो सकते, कंपनी के सॉरी फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं, लेकिन किसी आदमी के पास नहीं हो सकते, किसी कंपनी के पास नहीं हो सकते। मिसाल एक बैंक में है मिसहबी बैंक, उसमें यूनिलीवर उसका 25% कैपिटल ले सकती है, नहीं ले सकती, क्योंकि सिवाय फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी के पास 5% से ज़्यादा वोटिंग राइट नहीं हो सकते। क्लियर याद रहेगा। हाँ, स्टेट बैंक से स्पेशल अप्रूवल ले लें तो एक अलग बात है, फिर एक अलग बात हो गई, फिर हो सकते हैं। शेयर होल्डिंग एंड डिस्प्यूट प्रोटेक्शन, नो लीगल क्लेम कैन बी मेड अगेंस्ट ए रजिस्टर्ड शेयर होल्डर रिगार्डिंग ओनरशिप। जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, जिसका नाम शेयर होल्डर का कंपनी के रजिस्टर में लिखा है, बैंक क्या है, कंपनी है, याद रखिएगा, है ना कंपनी, तो बैंक के रजिस्टर में लिखा हुआ है, तो उसको कहेंगे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, उसके खिलाफ कोई लीगल क्लेम नहीं अराइज होगा, ठीक है ना। वो शेयर होल्डर है, उसकी ओनरशिप पे कोई शक नहीं किया जाएगा, ठीक है। पर्सन हैज परचेज शेयर फ्रॉम बैंक, यानी वो ओरिजिनल अलॉटी है, वो उसने उसका मालिक है कंपनी बैंक का। मैंने अभी बैंक के शेयर खरीदे, मैं भी बैंक का मालिक हूँ, ठीक है ना, मेरा नाम है शेयर होल्डर रजिस्टर में। एक्सेप्शन क्या है, मिसाल के तौर पे अब एक आदमी ने शेयर खरीदे, अब उसने वो शेयर किसी और को दे दिए, अब जो दूसरा आदमी शेयर होल्डर बना, तो वो ओरिजिनल आदमी तो नहीं है, उसे तो डुप्लीकेट, वो तो सेकंड आदमी हुआ ना, सब्सिक्वेंट हुआ। तो मिसाल मैंने शेयर खरीदे थे अभी बैंक के, मैंने शेयर बेच दिए किसको, असद को, तो असद क्या कराएगा, ट्रांसफर ही होगा, मैं ट्रांसफरर होऊंगा। तो असद के पास जो शेयर हुए हैं, वो ट्रांसफर ही हुए, लीगली एक्वायर्ड शेयर, जिसने लीगली शेयर एक्वायर किए हैं, जिससे मुझे पैसे दिए और ले लिए असद ने। इफ ए पर्सन इज परचेज शेयर फ्रॉम अनदर पर्सन, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट ही हैज चीटेड हिम और एक्वायर्ड शेयर बाय फ्रॉड और लीगल क्लेम। तो ऐसा हो सकता है असद ने मुझसे चीट करके लिया हो, तो फिर उसके खिलाफ जो है वो लीगल मसाइल हो सकते हैं। और अगर उसने मुझे पेमेंट करके दिया है, बहुत कोई फ्रॉड कुछ नहीं किया है, तो वो भी एक तरह का उसका लीगल राइट है, बैंक का मालिक है। इसी तरह माइनर लूनेटिक, लूनेटिक कहते हैं पागल को। अगर एक माइनर है, क्या एक लूनेटिक आदमी है, तो उसके नाम पे अगर शेयर्स हैं, तो वो एक इश्यू है। मिसाल के तौर पर एक माइनर के नाम पे जो शेयर होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, वो क्या मतलब मेजर के नाम पे होते हैं, फिर वो माइनर 18 साल का हो जाता है तो उसको दे दिए जाते हैं। ल्यूनेटिक का इलाज हो जाता है तो उसको दे दिए जाते हैं। लेकिन ल्यूनेटिक और माइनर के नाम पे डायरेक्ट शेयर्स नहीं होते नॉर्मली, इसलिए कि वो इन 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 कॉम्पिटेंट है ना, क्लियर है नहीं। लेकिन जो ये देखिए हमने क्या पढ़ा कि जो लीगल क्लेम उसके क्लेम कैन नॉट मेड अगेंस्ट ए रजिस्टर्ड शेयर होल्डर रिगार्डिंग ओनरशिप, ठीक है। जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, जिसके नाम पे शेयर्स हैं, वो उसका मालिक है शेयर्स का, उसके खिलाफ कोई लीगल क्लेम नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके खिलाफ किया जा सकता है जो ट्रांसफर नहीं है, उसके तरह चीटिंग से शेयर नहीं हो जी ना। और माइनर के नाम तो होते नहीं, यूनिटेक के नाम पे तो शेयर होते नहीं, तो उसके ऊपर जो है वो कोई भी क्लेम कर सकता है कि मैं इसका गार्जियन हूँ, ठीक है ना, क्लियर है नहीं। देखिए आप अगर मेरी बात समझ गए होंगे। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर होल्डिंग क्या है, सीएमसी, सीएमसी जो है उनको अपना बताना पड़ेगा क्या शेयर होल्डर है। सीएमसी में चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। अगर ये तीनों ने बैंक के शेयर खरीदे हैं तो उनको अपने बताना पड़ेगा बैंक को कि मैंने यूबीएल का चेयरमैन बन गया और मेरे पास शेयर्स थे, मुझे बताना पड़ेगा ना मैं यूबीएल को कि मैं चेयरमैन बन गया हूँ या एमडी बन गया या सीईओ बन गया, तो मुझे बताना पड़ेगा मैं शेयर होल्डर भी हूँ, पहले से हूँ शेयर होल्डर, बताना पड़ेगा। ये नहीं चुपचाप हम चुपके बताए नहीं और काम करते रहें। तो चेयरमैन, एमडी और सीईओ को लाजमी उसे बताना पड़ेगा तो मैं यूबीएल के अंदर काम करता हूँ और मैंने शेयर्स खरीदे में और यूबीएल का मैं चेयरमैन बन जाता हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मैं पहले से शेयर होल्डर हूँ, ज़रूरी है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? ये नहीं, 3 आदमियों के लिए सीएमसी, चेयरमैन, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर, क्लियर। बैंक्स, स्टेट बैंक की अथॉरिटी ऑन कैपिटल, एसबीपी कैन ऑर्डर इंक्रीज इन पेड अप कैपिटल। स्टेट बैंक कह सकता है कि हम कैपिटल बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। मिस्टर का भी 10 बिलियन है, स्टेट बैंक कह दे कि अब इसको 20 बिलियन करो, तो फिर आपको 20 बिलियन करने पड़ेंगे।
बैंक के मालिकों को शेयर इशू करने पड़ेंगे, राइट इशू करें आप, ठीक है या नहीं। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग मैंने बता दिया आपको कि 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट इसमें है डेट्रीमेंटल ओनरशिप का मतलब क्या है। अगर मिसाल के तौर पर कोई शेयर होल्डर है, जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों के पास 5-5 शेयर होल्डर है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये दोनों बदमाशियां कर रहे हैं बैंक के अंदर, बैंक के मामलात में, डिपॉजिट के मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो ऐसे फिर मालिकों को स्टेट बैंक कह सकती है कि अपने इनके शेयर जो है कि जो है 5% से कम कर दो, या इनको बिल्कुल ही इनके ज़ीरो कर दो, और ये शेयर बेच के इनको पैसा दो, इनको दफ़ा करो यहाँ से, गेट आउट, अब आज से मालिक आप नहीं हो, क्यों मालिक बन के गलत फ़ायदा उठा रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखिए, स्टेट अगर किसी बैंक कंपनी के मालिक हैं आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन किसी बैंक के मालिक हैं तो याद रखिएगा कि आप गुंडागर्दी अब नहीं कर सकते। यानी कंपनी का मालिक होना एक अलग बात है, बैंक भी एक कंपनी है, लेकिन बैंक कंपनी का मालिक होना एक अलग बात है। फर्ज करो मैं यूबीएल का भी मालिक हूँ, और मैं सपोज करो एबीसी कंपनी का भी मालिक हूँ, तो मैं यूबीएल के अंदर ज़्यादा गुंडागर्दी नहीं कर सकता, क्यों कि यूबीएल कंपनी तो है लेकिन बैंक है। हाँ, एबीसी कंपनी के अंदर मैं कह सकता ये नहीं होगा, पंगे ले सकता हूँ, ठीक है, नहीं क्लियर। इन्फोर्समेंट एंड पेनल्टीज, एसबीपी कैन इशू इंटरिम ऑर्डर्स, क्या कर सकता है, मिसाल के तौर पर किसी के खिलाफ एसबीपी ने एक्शन लेना हो तो टेम्परेरी, इंटरिम कहते हैं टेम्परेरी तौर पे इंटरिम ऑर्डर, टेम्परेरी ऑर्डर कर सकता है, टेम्परेरी ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। कि क्या कर सकता है, टेम्परेरी ऑर्डर कर सकता है कि आप क्या करें, इस आदमी की शेयर ब्लॉक कर दें, ठीक है, इसके वोटिंग राइट, इस शेयर होल्डर के वोटिंग राइट को रोक दें, इसका डिविडेंड रोक दें, इसके को मजीद शेयर राइट इशू नहीं कीजिएगा, भी कर सकता है, ठीक। जब मामला सही सेटल हो जाए तो कह सकते हैं भाई डिविडेंड दे दो, इसके राइट इसको वापस दे दो, इसको राइट इशू शेयर्स थे इसको दे दो, इसको क्या नाम है वोटिंग का राइट दे दो, इसको डिविडेंड का राइट दे दो। जब तक मामला होता है ना कुछ मालिकान की पंगा होता है, मैं बैंक का मालिक हूँ, बड़ा पंगा हूँ, मैं तंग कर रहा हूँ बैंक को, डायरेक्टर ने मेरी शिकायत कर दी स्टेट बैंक से, तो फिर वो स्टेट बैंक ये एक्शन लेता है। समझ में आ गया ना, ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब क्या है, फोर्स सेल ऑफ नॉन कंप्लाइंट शेयर्स, इफ दिस इन्वेस्टमेंट इज नॉट कंप्लाइड विद एसबीपी में सेल शेयर वाया स्टॉक एक्सचेंज और पब्लिक ऑक्शन एंड रिटर्न प्रोसीड आफ्टर डिडक्शन विद इन द 3 मंथ्स। फोर्स सेल का मतलब ये मैंने बताया था कि किसी मालिक को हटाया जाएगा कि तुम मालिक को तो गुंडागर्दी करो, दफा हो जाओ। वो क्या, मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं दफा हो जाए यहाँ से। वो कहा मैंने पैसे लगाए थे कंपनी में, मेरे पास शेयर्स हैं, तो उसके शेयर्स को फोर्स्ड मतलब ज़बरदस्ती सेल कर दिया जाएगा, और उससे उसको पैसे दे दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा गेट आउट। 3 महीने के अंदर अंदर उसको पेमेंट कर दी जाएगी और कह दिया जाएगा आज तुम मालिक नहीं हो। या शेयर उसके कम भी कर दिया जा सकता है, उसके 5% उसकी ऑनरशिप, उसको 2.5% कर दिया, 2% कर दिया, ऑनरशिप कम भी की जा सकती है या बिल्कुल ख़त्म की जा सकती है। लेकिन जो भी करें आप 3 महीने के अंदर उसको पेमेंट दे दें और उसे कहें कि आउट। और समझ में आ गया ना। और कोई इस पर खर्चा आया है, जैसे कमीशन दिया है आपने किसी को इसके शेयर बेचने पे, तो वो पैसे काट सकते हैं, ठीक है ना। शेयर बेचने पे ब्रोकर को कमीशन देना पड़ता है, ये भी क्लियर हो गया। अब क्या है, अपील क्या है कि कोई भी आदमी एसबीपी के फैसले से नाराज़ हो गया कि एसबीपी ने फैसला मेरे खिलाफ किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, मैं तो शरीफ आदमी हूँ, तो आप क्या करेंगे, अपील करेंगे एसबीपी के सेंट्रल बोर्ड को, ठीक है ना। कहाँ अपील करेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एसबीपी को करेंगे, बट कैन नॉट एक्सरसाइज शेयर रिलेटेड राइट। लेकिन इस दौरान आपको जो एसबीपी ने आपके राइट जो डिविडेंड का वोटिंग का रोका है वो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे। अपील करेंगे, अगर आप अपील जीत जाते हैं तो स्टेट बैंक खामोश हो जाएगा, आप फतह हो जाएगी आपकी, आपको वोटिंग राइट, डिविडेंड राइट दोबारा मिल जाएंगे, और आपको साथ ज्यादती कर रहा था स्टेट बैंक, वो नहीं कर सकेगा। स्टेट बैंक ज्यादती नहीं करता किसी के साथ, लेकिन कभी कभी गलती से हो जाती है, ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ बेनिफिशियल ऑनरशिप क्या होती है, भाई आपको पता है कि बेनिफिशियल ऑनरशिप जो है वो कंपनी लॉ के अंदर बताया कि जो कंपनी का क्या बेनिफिशियल ऑनर कौन होता है, इसके पास कंपनी के मैक्सिमम या सब्सटेंशियल शेयर्स हों, उसको बेनिफिशियरी ऑनर कहते हैं कंपनी का, ठीक है। फिर क्या है, द प्रोविजन इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफ द बैंकिंग कंपनीज पाकिस्तान बाय मैंडेटिंग द क्रिएशन मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व फंड, हियर आर सम की टेकअवेज। Mandatory reserve fund, every banking company must establish a reserve fund, a portion of annual profit must be transferred to this fund। यानी आपको मैंडेटरी रिजर्व फंड बनाना है, बैंक चलाना है, उसमें से जो प्रॉफिट होगा आपको वो सारा का सारा अपने डिविडेंड नहीं देना है,
उसमें से कुछ पैसे रखने संभाल के फ्यूचर में काम आते आएंगे, क्योंकि बैंक चलाने बैंक एक बड़ा रिस्की काम होता है। कभी भी आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, डिपॉजिटर अपना पैसा निकाल सकता है, तो आपको पास इतने पैसे होने चाहिए रिजर्व के अंदर। मिसाल के तौर पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, बैंक को यूबीएल को प्रॉफिट हुआ है मिसाल के तौर पे 1000 बिलियन का, वो सारा लुटा नहीं देगा डिविडेंड की शक्ल में, उसको रिजर्व में रखना पड़ेगा कि कोई भी मुश्किल आ सकती हैं। ठीक है, तो ये रिजर्व के लिए क्या है, लॉ ने रखा है कि 20% आपको रिजर्व, प्रॉफिट जो भी हुआ है उसको 20% आपको रखना पड़ेगा। मैंने इसकी मिसाल भी दे दी यहाँ पे। मिसाल के तौर पर बैंक है 10 बिलियन से बना है, ठीक है ना, 10 बिलियन से वो बना है, बन गया बैंक, हमने कैपिटल लगा दिया। अब हमारे पास रिजर्व तो नहीं है, सिर्फ कैपिटल है। अब प्रॉफिट हुआ हमारा 1 साल के बाद, तो कितना हुआ, 10 बिलियन का इत्तेफाक से प्रॉफिट हो गया। तो हमें 20%, मैंने कहा रेट 20% है, 20% जो हो गया कितना, 20 लाख रुपए हमें रिजर्व में डालना पड़ेगा। फिर उसके अगले साल हमें 25 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, उसका भी हम 20% डाल देंगे, 50 लाख हो गया। तो टोटल कितना हो गया, पहले 20 और 50 70 लाख हो गया। समझा नहीं, 70 लाख हो गया, ये सब पहले 20 तब 70 हो गया। तीसरे साल फिर हमें 20% हो गया, और प्रॉफिट हमारा अब 15 हमारा कितना हो गया, 15 बिलियन का प्रॉफिट हुआ, हमें 20% में जब निकाला 30 लाख रुपये हमने जमा करा दिया, तो कितना हो गया, हमारे रिजर्व और हमारा कैपिटल बराबर हो गया। 10 बिलियन का हमारा कैपिटल है और 10 बिलियन के ही हमारे रिजर्व हो गए। तो अब हमें प्रॉफिट हुआ 10 बिलियन का दोबारा, तो अब हम 20% नहीं, अब 10% जमा कराएंगे, क्योंकि कैपिटल और रिजर्व अगर बराबर हो जाए तो फिर परसेंटेज ऑफ रिजर्व जो हम रखते हैं ना, रिजर्व अपने पास ही रखते हैं लेकिन उसे छूते नहीं हैं, तो ये जो है वो फिर 10% हो जाता है। बट अब इसको क्या होगा कि अब ये बैंक जो है हमारा यूबीएल, अब ये 10% अपने प्रॉफिट का हर साल 10%, पहले कितना कर रहा था, 20% कर रहा था, क्योंकि ऐसे रिजर्व खाली थे, जीरो था। फिर कितना हुआ, 20 लाख हो गया, फिर 70, फिर कितना हो गया, 50 लाख डाल के 70 लाख हो गया, फिर कितना हो गया, 30 लाख डाल के 10 बिलियन हो गया। अब 10 बिलियन होने के बाद कि हमने क्या करना है, हमने अब ये करना है कि हमने इसको अब 10% रखना है, ठीक है नहीं। और आप कहेंगे सर 10 बिलियन में तो जीरो ज़्यादा होते हैं, आपने जीरो कम लगाए में, तो भाई इसमें जगह कम हो रही थी, इसलिए मैंने 3 जीरो कम रखे हैं, और समझ में, तो इससे परेशान मत होइएगा, ठीक है। 0 3 कम है, वो से गलती मत समझिएगा, जान के जगह नहीं बन रही थी, बर्ड की फाइल है ना, इसलिए मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, हमने ये देखिए मैंडेटरी रिजर्व समझ में आ गया, कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट भी समझ में आ गई आपके। मैंडेटरी रिजर्व क्या है कि बैंक को रिजर्व रखना है, ठीक है ना, और क्या करना है कि पोर्शन ऑफ एनुअल प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफर टू दिस फंड में होगा, ठीक है। लेकिन याद रखें डिविडेंड बाद में दिया जाएगा, पहले रिजर्व है, पहले रिजर्व रखा जाएगा फिर डिविडेंड दिया जाएगा। रिजर्व कहाँ होगा, स्टेट बैंक के पास होगा, नहीं स्टेट बैंक के पास नहीं होगा रिजर्व, रिजर्व आपने अपने पास रखना है, लेकिन इसे छूना नहीं है। एतमाद कर रहा है स्टेट बैंक आप पे, लेकिन हमने देखा है कुछ बैंक ऐसे करते हैं, कहते हैं अपने पास रिजर्व है थोड़ा सा निकाल लो, फिर इस पर स्टेट बैंक पेनल्टी लगा देता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हमने तो एतमाद किया कितना तुम रिजर्व रख लो। ये तो वो वाली बात हुई ना, मैं आपसे कहूँ कि भाई देखो असद, तुम्हारी तनख्वाह में से जो तुम्हें तनख्वाह मिलती है ना, 50 रुपये तुम उठा के अपने एक गुल्लक में रख दो, गुल्लक समझते हैं जो पैसे जमा करते हैं पुराने ज़माने में, वो डब्बा, उसमें रख दो, और वो रख रहा है, मैं एतमाद करूँगा उसके ऊपर। तो आपको बैंक ने, स्टेट बैंक आपका जो बैंक है अपने पास ही रिजर्व रखेगा, लेकिन स्टेट बैंक ने जो कहा है उसके हिसाब से उसको यूज़ नहीं करेगा, ठीक है ना। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड, अगर यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड करता है यानी इस्तेमाल कर लेता है, उसे करना नहीं चाहिए, कर लेता है। एनी अप्रोप्रिएशन माने विड्रॉवल, निकालना, कोई भी आप निकालते हैं पैसा फ्रॉम रिजर्व से और शेयर प्रीमियम अकाउंट से, मस्ट भी रिपोर्ट करेंगे स्टेट बैंक को विद इन 21 डेज के अंदर अंदर आप रिपोर्ट कर देंगे, हमने पैसे निकाले, सॉरी हम दोबारा वापस डाल देंगे, प्लीज़ 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 हमें पैसों की ज़रूरत थी, हमारे पास रिजर्व थे हमने यूज़ कर लिए, ठीक है ना, क्लियर। पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन ये क्या है, क्यों रिजर्व रखवाते हैं, देखिए इससे, इसका कोड है SPEE, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल फाउंडेशन ऑफ द बैंक, बैंक की फाउंडेशन मजबूत होती है कि रिजर्व होगा तो बैंक को कभी मुश्किल आती है आएगी वो इस्तेमाल कर सकेगा। प्रिवेंट रैकलेस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड ज़्यादा बांट देंगे अगर बैंक, तो फिर बैंक ग्रो कैसे करेगा। इंश्योर फंड्स आर अवेलेबल फॉर कॉन्टीजेंसीज, अगर ये कॉन्टीजेंसीज में मुश्किल में कोई फंड ये काम आ जाता है ना, यस नो। इनहेंस इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटर कॉन्फिडेंस, अब मुझे पता लगे यूबीएल के अंदर के रिजर्व में 500 बिलियन पड़ा हुआ है, तो मैं उस बैंक में अकाउंट खोलूंगा ना अपना, ये बैंक मैं कहूँगा फ्रॉड नहीं है। अगर एक ऐसा बैंक हो जिसके रिजर्व कम हो, खाली हो,
हम उसमें आप लोग अपना अकाउंट नहीं खोलेंगे, डरेंगे यार मैं अपनी तनख्वाह के पैसे रख रहा हूँ, बैंक खा गया मेरे पैसे तो क्या होगा, समझ में, SPEE याद रहेगा। अब सेक्शन 21 पढ़ लेते हैं। आस्पेक्ट यानी अब पढ़ते हैं सेक्शन 21 क्या कहता है। हर बैंक की कंपनी को रिजर्व फंड बनाना है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और कंट्रीब्यूशन किस तरह होगी, इफ रिजर्व फंड प्लस शेयर प्रीमियम अगर लेस देन होगा पेड अप कैपिटल से तो 20%, और जब बराबर हो जाएगा तो 10%, ये भी पढ़ा दिया ना आपको, याद हो गया है। अगर इसकी अप्रोप्रिएशन करेंगे तो 21 दिन के अंदर बताना है ना, ठीक है। अप्रोप्रिएशन इसलिए को मना नहीं किया गया कि अप्रोप्रिएशन आप कर सकते हैं, लेकिन 21 डेज के अंदर बता दें ताकि फिर आप दोबारा उसकी पैसे वापस कर दें जब हालात आपके सही हो जाए, ठीक है। यानी ये क्लियर हो जाए, याद रखिएगा। ये वही कैलकुलेशन जो मैंने आपको पढ़ा दी थी, ऊपर ही दोबारा कैलकुलेशन है। अच्छा, सेक्शन 22 क्या है। सेक्शन 22 क्या, रिक्वायरमेंट कंडीशन अप्लाइज ऑल्सो टू नॉन शेड्यूल्ड बैंकिंग कंपनीज। ये सेक्शन जो है नॉन शेड्यूल्ड बैंकिंग कंपनीज अगर पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में तो नहीं है सच, जो नॉन शेड्यूल्ड बैंकिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। पाकिस्तान में तमाम बैंक शेड्यूल्ड बैंक है। शेड्यूल्ड बैंक का मतलब होता है कि वो स्टेट बैंक के अंडर में, UBL भी स्टेट बैंक के अंडर है, राइट बैंक भी स्टेट बैंक के अंडर है, सब स्टेट बैंक के अंडर में, सब उसकी बातें हैं, उसकी बात मानते हैं, उनका वो बॉस है। कैश मैं अगर बैंक खोलूंगा पास बैंक, तो वो भी स्टेट बैंक के अंडर का क्या करें, रेगुलेटर है, SSCP भी रेगुलेटर है। कैश रिजर्व मेंटेनेंस क्या है, देखिए कैश रिजर्व में मेंटेनेंस के लिए कहा गया है, तो कैश रिजर्व मेंटेनेंस कैसे होगा, ये कैश के रिजर्व की बात कर रहे हैं। तो टाइम लाइबिलिटीज 2% इन कैश और करंट अकाउंट विद SVP और एजेंट। डिमांड लाइबिलिटीज के लिए क्या है, 5% है। आपकी टाइम लाइबिलिटी क्या होती है, डिमांड लाइबिलिटी क्या होती है। टाइम लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आवाम ने पैसे जमा कराए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, फिक्स डिपॉजिट होता है ना। और डिमांड लाइबिलिटीज होती है आवाम ने पैसे जमा कराए लेकिन शाम को निकाल लिए, कल निकाल लिए, परसों निकाल लिए, जब चाहे निकाल लिए। जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, हम कहते हैं ना कि भाई ये 5 लाख रुपए जमा करा रहा हूँ मैं, 10 साल बाद निकालूंगा, 5 साल बाद निकालूंगा, 4 साल बाद निकालूंगा। ये टाइम लाइबिलिटीज है, बैंक को वापस करना है। मैंने बैंक को पैसे दिए हैं, मिसाल के तौर पे मैंने UBL में जाके पैसे जमा कराऊंगा 5 साल के लिए, तो ये तो बैंक के ऊपर लाइबिलिटी है ना। हम जब भी बैंक में पैसे जमा कराते हैं, बैंक की लिए क्या है, बैंक की लाइबिलिटी है। हम डिपॉजिट कराते हैं, बैंक हमें वापस करेगा, हम चेक देंगे, बैंक को हमें वापस करना पड़ेगा पैसे, यस नो। और डिमांड लाइबिलिटीज क्या है, इसमें कोई टाइम नहीं, हमने पैसे जमा कराए, सुबह शाम को निकाल लिया, रात को ATM से निकाल लिया, यस नो। तो ये हो गया। तो 2% जो है वो किसका जमा कराना है, टाइम लाइबिलिटीज का, और 5% डिमांड लाइबिलिटीज का क्या नाम है, ये आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रिपोर्टिंग डेडलाइन क्या है, बिफोर 15th ऑफ एवरी मंथ। आप ये अब रोज रोज तो नहीं बताएंगे स्टेट बैंक को कि मैंने इतने परसेंट जो है वो जो कैश रिजर्व मेंटेनेंस क्या, तो वो हर महीने की बिफोर द 15th ऑफ एवरी, हर महीने की 15 तारीख से पहले, ये 14 तारीख तक आप बता देंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग डिटेल क्या, अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व हेल्ड ऑन द ईच थर्सडे ऑफ द प्रीवियस मंथ, ठीक है। हॉलीडे एडजस्टमेंट क्या है, अगर आपको, और जो जुमेरात का दिन होना चाहिए, और जुमेरात का दिन जो है वो छुट्टी का दिन हो गया, तो फिर क्या करेंगे, रिपोर्ट फिगर्स ऑफ द प्रीवियस वर्किंग डे, तो बुध का दिन बता देंगे, बुध के दिन कर देंगे ये काम, ठीक। अब आते हैं 23, सेक्शन 23 क्या है, सब्सिडरी फॉर्मेशन। ए बैंकिंग कंपनी कैन ओनली फॉर्म सब्सिडरीज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। यानी बैंक जो अपनी सब्सिडरीज कौन कौन सी बना सकता है, यानी बैंकिंग कंपनी, आपने पढ़ा था कंपनी सब्सिडरी कंपनी बना सकती है, तो बैंक कौन कौन सी सब्सिडरी बना सकता है, तो याद रखिएगा, ट्रस्ट बना सकता है, इस्लामिक बैंकिंग के लिए बना सकता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एक कंपनी बना सकता है, मुदारबा बिजनेस बना सकता है, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स बना सकता है, ऑफशोर बैंकिंग कर सकता है, अदर बैंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए कोई कंपनी बना सकता है, शेयर होल्डिंग, ये समझ में आ गया, यहाँ तक ये है। अब आप कहेंगे कि मेरा बैंक है, मिसाल के हबीब बैंक, उसने इस्लामिक बैंक बना लिया, इस्लामिक बैंकिंग अलग है, वो अलग बैंक है, और ये भी बैंक है, बनाई भी ना इस्लामिक बैंकिंग, हर बैंक ने विंडो बना दी है अपनी इस्लामिक बैंक की, उसकी सारी बिजनेस मैनेजमेंट सब अलग होती है, उससे अलग होती है नॉर्मल बैंक से। याद रखिए, हम लोग कहते हैं ना ये एक ही बात है, नहीं यार, बिल्कुल अलग अलग बात है। अभी बैंक इस्लामिक बैंक बिल्कुल डिफरेंट है, और अभी बैंक डिफरेंट है, ठीक है ना। इस्लामिक बैंक जो मीज़ान जो है तो वो प्योरली इस्लामिक बैंक है, उसमें तो उससे तो इस्लामिक, वो खुद ही इस्लामिक बैंक है, उसको अपनी सब्सिडरी इस्लामिक बैंक बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हबीब बैंक तो इस्लामिक बैंक नहीं है, उसने लेकिन बनाई है अपनी सब्सिडरी इस्लामिक बैंक, हबीब इस्लामिक बैंक, हबीब बैंक इस्लामिक बैंकिंग
ठीक है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो ये होता है कि मिसाल के तौर पे जो स्टेट बैंक क्या सॉरी बैंक होता है वो काम कर रहा होता है एज ए ट्रस्टी लोगों के, बहुत सारे हम पढ़ेंगे बताएंगे, आपको तीन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस याद रखिएगा बैंक जो है वो ट्रस्टी का काम कर रहा होता है, एग्जीक्यूटर का काम कर रहा होता है बहुत सारी जगहों पे। तो वो उसके लिए क्लाइंट के लिए एक सब्सिडरी कंपनी खोल सकता है क्लाइंट को, ताकि ये फैसिलिटी दे, क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो पैसे जमा कराते हैं बैंक के अंदर, तो उनको ज़रूरत पड़ती है एग्जीक्यूटर की और ट्रस्टी की। बैंक कहता है, अभी बैंक के पास भी है ये, तभी बैंक कहता है हमसे काम करवा लें, क्यों जाए वकील के पास, हम आपको काम करके दे देंगे, ठीक है ना। तो ये सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स क्या होते हैं कि आप अपना सोना जेवर रखवा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ऑफशोर बैंकिंग क्या है? ऑफशोर में है कि आप बैंक की परमिशन से, स्टेट बैंक की परमिशन से आप ये कर सकते हैं कि अपनी एक्टिविटीज़ जो है ना वो बाहर भी कर सकें एज SBB परमिशन कंडक्टिंग बैंकिंग बिजनेस एक्सक्लूसिव आउटसाइड पाकिस्तान। जैसे दुबई में अपने ब्रांच खोल ली, अभी बैंक की ब्रांच दुबई में भी है, दुबई में है भी बैंक, ठीक है। तो आप ये ऑफशोर बैंकिंग कराइए, तो ये आपको अलाउड है। अदर बैंकिंग एक्टिविटीज़ कंडक्टिंग बिजनेस परमिटेड, जो भी सेक्शन 7 में बैंक कर सकता है काम, उसके लिए अपनी सब्सिडरी कंपनी बना सकता है। शेयर होल्डिंग रिस्ट्रिक्शन के, बैंकिंग कंपनी कैन नॉट होल्ड शेयर इन अनदर बैंकिंग बियॉन्ड, इन अनदर कंपनी बियॉन्ड, ठीक है। क्या कि एक बैंकिंग कंपनी है, कैन नॉट, एक बैंकिंग कंपनी है जैसे UBL एक बैंकिंग कंपनी है, तो क्या UBL शेयर्स होल्ड कर सकती है अलाइड बैंक के? अलाइड बैंक भी बैंकिंग कंपनी है, उसके लिए लिमिट क्या है? 30% ऑफ ईदर द पेड अप कैपिटल ऑफ दैट कंपनी और द बैंक्स ओन पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व विच एवर इज लोअर। क्या मतलब? अब मेरा मिसाल देता हूँ, हबी, सपोज करें हबी बैंक है, 30% ऑफ किसका देना है? हबी बैंक इन्वेस्ट कर रहा है अलाइड बैंक के शेयर्स खरीद रहा है, तो 30% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ दैट कंपनी, यानी किसका? हबी बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, तो अलाइड बैंक में कर रहा है ना, अलाइड बैंक का 30% कैपिटल देखा जाएगा। समझ में आ गया? हबी बैंक का कैपिटल है, हबी बैंक तो इन्वेस्टर है, पैसा शेयर, उससे शेयर खरीद रहा है अलाइड बैंक के, तो हबी बैंक के नहीं बल्कि अलाइड बैंक के 30% तक वो खरीद सकता है, 30% कैपिटल खरीद सकता है अलाइड बैंक का। कौन? हबी बैंक। ये 30% किसके लिए है? जिसके शेयर खरीदे जा रहे हैं। और ये जो बी जो किसके लिए? द बैंक ओन्स पेड अप कैपिटल, मतलब क्या बैंक का अपना पेड अप कैपिटल जो है वो भी देखा जाएगा, अभी बैंक का भी कैपिटल देखा जाएगा। अभी बैंक का कैपिटल कितना है? फर्स्ट करो अलाइड बैंक का जो 30% कैपिटल है वो बनता है 40 करोड़। आसान हो गया, 40 करोड़ बनता है, 30% निकाला अलाइड बैंक का हमने कैपिटल, तो 40 करोड़ रुपए बने, ठीक है। अब देखा जाएगा हबी बैंक का अपना कैपिटल क्या है। हबी बैंक का अपना कैपिटल जो है वो सपोज करो 70 करोड़ है, तो इसका मतलब है 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ठीक है ना, विच एवर इज लोअर। ये 30% किसके लिए यूज करेंगे? जिसके हम शेयर खरीद रहे हैं, और ये ए है, और बी क्या है? बैंक का अपना कैपिटल और रिजर्व, उसको भी देखेंगे। मिसाल के बैंक का अपना कैपिटल है, मिसाल के तौर पे 10 करोड़ मिसाल दे, और जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो 40 करोड़ ही करने जा रहे हैं, तो कैसे कर सकता है भाई? अपना कैपिटल 10 करोड़ है, 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है? कहाँ से आएंगे पैसे? अब डिपॉजिटर के पैसे यूज करेंगे? नहीं भैया, ऐसा नहीं करना, डिपॉजिटर के पैसों को यहाँ नहीं लगाया जाता, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास अपना कैपिटल है 100 करोड़ और 30% बनता है 40 करोड़, तो आप लगा दो 40 करोड़, खरीदो अलाइड बैंक की शेयर्स, याद रहेगा। रिपोर्टिंग इन कंप्लायंस इफ already in violation at the time of ordinance must report to SBB within rectified 2 years to avoid penalties। अगर ये जो कह रहा है कि ये जब 1962 की बात कर रहा है, 1962 की, तो मैं और आप पैदा भी नहीं हुए थे, मेरे अब्बा की शादी भी नहीं हुई। इफ ऑलरेडी इन वायोलेशन एट द टाइम ऑफ ऑर्डिनेंस, भी ऑर्डिनेंस आया तो SBB ने 2 साल दिए थे कि जो लोग कंपनियां 1962 में ये कंप्लाइंस नहीं कर रही थी, कैपिटल वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं कर रही थी, तो उनको 2 साल दिए थे 1962 के बाद कि वो अपनी तमाम अपने आप को ठीक कर लें। जब कोई लॉ आता है ना, फॉरन वो लॉ नहीं आ जाता, वो लॉ कहता है कि लॉ आ गया है, अब आपको 2-3 साल का टाइम दिया जाता है ताकि आप उसके हिसाब से ठीक कर लो अपने आप को। लेकिन अब इस्लाम आया था, फौरन नमाजें नहीं आ गई थी, फौरन ज़कात हज नहीं आ गया था, जिहाद नहीं आ गया था, आहिस्ता आहिस्ता आया था।
लॉ जब आता है तो फॉरन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो ये 1962 की बात कर रहे हैं, हमारे लिए इनरेलेवेंट है, छोड़ दें इसको। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है? बैंकिंग कंपनी कैन नॉट होल्ड शेयर्स in a banking company where its managing director or manager has interest after 1 year from the ordinance of commencement। ये हमारे लिए रेलिवेंट है। कह रहा है कि बैंकिंग कंपनी कैन नॉट होल्ड शेयर्स, बैंकिंग कंपनी जो है वो शेयर्स नहीं रख सकती उस कंपनी में जहाँ पे उसके डायरेक्टर और मैनेजर जो है का कोई दिलचस्पी हो। मिसाल के तौर पर मैं अभी बैंक में डायरेक्टर और मेरी बीवी जो है वो TCS के अंदर कंपनी में काम करती है, ठीक है। तो अब क्या है कि TCS के शेयर्स जो हैं वो हमें होल्ड करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप आ रही है कि मेरी वाइफ TCS में डायरेक्टर है, मैं अभी बैंक में डायरेक्टर हूँ, अभी बैंक पैसा TCS में इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है ना कि मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा हूँ या अपने भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ, अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए मना किया है कि भाई देखिए, बैंकिंग कंपनी हर जगह इन्वेस्टमेंट करे, वहाँ इन्वेस्टमेंट ना करे जहाँ बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर का कोई ना कोई इनडायरेक्ट रिलेशन हो। इन्वेस्टमेंट को मना तो नहीं कर रहे ना। सेक्शन 29 क्या कहता है? ऑब्लिगेशन। एवरी बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट मेंटेन लिक्विड एसेट इन कैश, गोल्ड और अनइंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। यानी ये लाजमी है कि बैंक को अपने मस्ट मेंटेन लिक्विड एसेट अपने इन कैश। लिक्विड एसेट जो होने चाहिए उसके कैश की शक्ल में होने चाहिए, उसके लिक्विड एसेट या गोल्ड की शक्ल में होने चाहिए, और अनअनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वो सिक्योरिटीज़ जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको आपने गिरवी रखा हुआ है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, मैंने कई दफ़ा समझा चुका हूँ इस बात को कि अनइनकम्बर्ड कहते हैं। मिसाल के मैं एक कंपनी में, मैं हबी बैंक हूँ, हबी बैंक ने शेयर खरीद रहे हैं यूनिलीवर के, सही है। अब उस यूनिलीवर के शेयर्स पे हबी बैंक ने कोई इंटरनेशनल लोन ले लिया, तो अब वो यूनिलीवर के शेयर इनकम्बर्ड हो गए ना। अभी बैंक ने किसकी बेसिस पे शेयर लिए हैं? आपने यूनिलीवर के शेयर्स पे की बेसिस पे उसने अमाउंट बोरो किया है, तो अब ये वो यानी बोरो किया है उसने अमेरिकन बैंक से, अभी बैंक ने, और क्या दिया उसको? हमने कहा उसको यूनिलीवर के शेयर्स दे दिए। तो अब वो यूनिलीवर के शेयर तो अब इनकम्बर्ड हो गए ना, अनइनकम्बर्ड तो नहीं रहे, इनकम्बर्ड हो गए। अनइनकम्बर्ड चाहिए, अनइनकम्बर्ड का होता है उस पर कोई लोन नहीं होना चाहिए, तो वो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज काबिल कबूल है। यहाँ पे तो ये शेयर यूनिलीवर के तो इनकम्बर्ड है, अनइनकम्बर्ड नहीं है। अनइनकम्बर्ड का मतलब है बिल्कुल उसके ऊपर कोई लोन ना हो, साफ सुथरा, ठीक है। अब मिसाल देता हूँ, अभी बैंक के पास शेयर हैं यूबीएल के, सॉरी अभी बैंक के पास शेयर हैं यूनिलीवर के, ठीक है, और उसके पास शेयर है फर्ज करो हपको के। अब हपको पे उसने लोन नहीं दिया हुआ है, यूनिलीवर पे लोन लिया हुआ है, तो यूनिलीवर जो है अनइनकम्बर्ड की डेफिनेशन में नहीं आएगी और हपको आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। वैल्यूएशन क्या है? एसेट शुड बी वैल्यूड एट द लोअर, मैंने बता चुका, लोअर और द कॉस्ट करंट प्राइस के हिसाब से। नहीं देखेंगे एसेट आपने खरीदा था 40 करोड़ का कोई, अब वो उसकी वैल्यू 30 करोड़ है तो आप 30 करोड़ लेंगे। आपको पता है NRV वगैरह आप समझते होंगे, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है द मिनिमम परसेंटेज द टोटल टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज टू बी मेंटेन इन लिक्विड एसेट इज नोटिफाइड बाय द SPP। तो आपको बताया था उसमें, मैंने कुछ देर पहले आपको मैंने यहाँ बताया था। अब देखिए यहाँ पे कितनी परसेंटेज थी, 2% और 5%, याद है ना? ये आपको वही वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। SBP डिस्क्रिशन क्या है? SBP कैन स्पेसिफाई डिफरेंट परसेंटेज फॉर डिफरेंट बैंक। SBP ये भी कह सकती है इस बैंक UBL के लिए कुछ और परसेंटेज कह दे, 2% और 5%, UBL के लिए, अभी बैंक के लिए कह दे आपके लिए 5% और 15%। तो उसके पास ये SBP पे सकते आ रहे हैं। अगर कोई बैंक की पोजीशन फाइनेंशियल कमज़ोर है तो उसके वो परसेंटेजेस बढ़ा सकती है। डेफिनेशन ऑफ अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज क्या है? Approved security lodged with another institution for credit purpose or are considered unencumbered if they are not drawn against। अगर आपने उस पर कोई लोन वगैरह नहीं लिया हुआ है, अगर मैं अभी बैंक ने इससे आपको के शेयर खरीदे थे उस पर लोन नहीं लिया था, अभी बैंक ने यूनिलीवर के शेयर्स पे लोन लिया था, तो यूनिलीवर जो है वो अनइनकम्बर्ड में नहीं आएगा, आपको आएगा, ठीक है। एक्सक्लूजन फ्रॉम लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड, लाइबिलिटीज में क्या चीज़ शामिल नहीं होती? पेड अप कैपिटल, रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो आपको पता है, ये तो मैट्रिक की बात कर रहा है। लाइबिलिटीज हमें पता है अकाउंट पेबल होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म।
पेड अप और रिजर्व जो होता है और प्रॉफिट लॉस का रिटेन अर्निंग जो होती है वो तो इक्विटी होती है। तो बच्चों वाली बात कर रहा है, आपको लॉन्ग कर रहा है हमसे लॉन्ग। Computation of liquid assets क्या है? Includes deposit required under Section 13, subsection 2, provision for foreign banks, balances with SPP and deposit in profit and loss sharing term deposit account। ठीक है ना? ये आप याद कर लीजिएगा इसकी डेफिनेशन को कि लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं। लिक्विड एसेट्स मैंने पहले ही बता दिया था, आपको ऊपर बता चुका हूँ लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं। मंथली रिपोर्टिंग क्या है? मंथली रिपोर्टिंग भी आपको बता दी थी मैंने, ठीक है ना। मंथली रिपोर्टिंग आपको स्टेट बैंक को करनी होती है, ठीक है ना। रिपोर्टिंग डेट्स क्या है? रिपोर्टिंग डेट्स के लिए बता देता, थर्सडे वाला दिन भी बता देता। अनइनकम्बरेंस रिस्ट्रिक्शन क्या है? डिपॉजिट कैश इज पार्ट ऑफ द बैंक एसेट बट इट कैन नॉट बी क्या है? कैन नॉट बी used as security in unencumbered attached in execution of any degree except by the state bank or a high court liquidation order। ये समझना है। unencumbrance restriction क्या है? deposited cash is a part of the asset bank set। डिपॉजिट जो जमा कराया जाता है, ठीक है ना, आप जमा कराते हैं वो बैंक का असेट है। बैंक का असेट है, हम स्टेट बैंक के पास डिपॉजिट करवाते हैं, तो अगर कोई स्टेट बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ तो वो हमारे बैंक का ही पैसा है, ठीक है। और ये सिक्योरिटी के तौर पे जमा कराया था स्टेट बैंक के पास, कि कोई भी बैंक ऐसा भी तो कर सकता है ना, बैंक खोला मैंने, लोगों से डिपॉजिट लिए और भाग गया। इसलिए स्टेट बैंक जो होता है कुछ पैसा अपने पास रखवाता है कि भाई आप बैंक पर भाग जाए तो आवाम को नुकसान हो। अब एक बैंक खुला, लोगों से पैसा लिया, अगले दिन गायब हो गया, भाग गया, अब आवाम तो रोएगी ना। तो इसलिए हम कुछ जमा कराते हैं बैंक के पास, स्टेट बैंक के पास। बैंकों को हम नहीं, बैंकों को जमा कराना होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 34, ये इंपॉर्टेंट है, अब खत्म ही हो गया कोर्स आपका। सेक्शन 34 क्या कहता है? इसमें जो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के मुतालिक सब बातें हैं वो यही है जो आप पढ़ लीजिएगा। की पॉइंट क्या? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? हर बैंक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, हर साल बनाना है। इफ ए बैंक इज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान मस्ट प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर ऑल इट बिजनेस। जो कारोबार कर रहा है ना, उससे सारे आपको प्रॉफिट एंड लॉस उसका बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस आप समझते हैं, इनको आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट आप समझते हैं, वो आपको बनानी है। ये बैंक इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान मस्ट प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ ब्रांचेस इन पाकिस्तान। ये बस एक पाकिस्तानी बैंक है, वो अपनी पूरी बैलेंस शीट बनाएगा, पूरा प्रॉफिट लॉस बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर बाहर का बैंक है तो वो पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाएगा ना, वो तो फिर एक स्टेटमेंट बनाएगा, वो चीज़ें दिखाएगा जो उसके एसेट्स पाकिस्तान में है, लाइबिलिटीज़ पाकिस्तान में, इक्विटी पाकिस्तान के अंदर है। नहीं, जो पाकिस्तानी बैंक होगा वो तो कंप्लीट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस बनाएगा ना, यस नो। हु मस्ट साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कौन साइन करेगा? अगर पाकिस्तानी बैंक बनाए, जैसे बी बैंक है, यूबीएल है, इसमें क्या होगा? तो साइन बाय द मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा साइन, और एटलीस्ट 3 डायरेक्टर साइन करेंगे। ऑल डायरेक्टर्स इफ द बैंक हैज़ 3 और फ्यूवर डायरेक्टर्स। और अगर बैंक के पास डायरेक्टर कम है, 3 है या 3 है, तो 3 तो हो ही नहीं सकते। पता है बैंक नॉर्मली जो है वो लिस्टेड कंपनी होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी भी हो सकता है, तो 3 डायरेक्टर हो सकते हैं ना। पब्लिक कंपनी बैंक हो सकता है, पब्लिक लिस्टेड भी हो सकता है। तो 3 है तो फिर तीनों करेंगे, और 3 से ज़्यादा है तो फिर 3 कोई 3 कर दे, कोई 3 कर दे। और प्रिंसिपल ऑफिसर से मुराद होता है नॉर्मली CEO, वो साइन करेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? और बैंक अगर पाकिस्तान का नहीं है, बाहर का बैंक है, पाकिस्तान में काम कर रहा है, तो जो भी पाकिस्तान में ब्रांच में जो चला रहा है पाकिस्तान में, ये सिटी बैंक ने पाकिस्तान में बैंक खोल दिया, तो पाकिस्तान में तो CEO नहीं होगा, CEO तो अमेरिका में बैठा होगा, डायरेक्टर्स उसके सारे अमेरिका में होंगे, तो उन्होंने एक ब्रांच खोली है पाकिस्तान में, तो वहाँ पे जो सीनियर आदमी होगा, जो गोरा जो भी होगा, वो उसको साइन करेगा, ठीक है ना। और कौन साइन करेगा? उस जो सीनियर वो करेगा, और उसके बाद जो सेकंड सीनियर होगा वो साइन करेगा, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट रूल्स, द बैंक मस्ट फॉलो कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2017 को मानना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि वो रेगुलेटर है। बैंक पब्लिक कंपनी होता है या पब्लिक लिस्टेड कंपनी होता है, तो इसलिए कंपनीज एक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर कंपनी एक्ट के अंदर कोई ऐसी बात है जो बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 में अलग है, तो फिर बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 को माना जाएगा। कि बैंक पाकिस्तान में जो 2 लॉ हैं,
एक कंपनीज एक्ट है और एक बैंकिंग ऑर्डिनेंस है, 2 लॉ हो गए। तो बैंक जो है वो बैंकिंग ऑर्डिनेंस को फॉलो करते हैं और कंपनीज एक्ट को, दोनों को फॉलो करते हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट और जैसे बैंक कंपनीज एक्ट कहती है कि कंपनी को CEO साइन करेगा और 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, लेकिन बैंकिंग ऑर्डिनेंस कहते हैं 3 डायरेक्टर साइन करेंगे। तो हम किसको माने? परेशान हो जाएंगे हम लोग। तो कंपनी लॉ को माने या बैंकिंग ऑर्डिनेंस को माने? तो भाई आप बैंकिंग ऑर्डिनेंस को मानेंगे, ठीक है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है फिर कंपनीज एक्ट को मानेंगे, नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। बात समझ में आ गई? तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पावर है टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी लॉ एक्ट ने फॉर्मेट दिया है बैलेंस शीट बनाने का, प्रॉफिट लॉस बनाने का, तो उस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं हम लोग। लेकिन बैंक जो लॉ है बैंकिंग ऑर्डिनेंस के में बैंक को ये स्टेट बैंक को ये पावर दी है बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने कि वो चाहे तो फॉर्मेट चेंज करवा सकता है, ठीक है। इट मस्ट बी प्रोवाइडेड 15 डेज नोटिस पर, 15 दिन का नोटिस देगा और देने के बाद कि हम ये कहेगा आइंदा ये फॉर्मेट कंपनीज एक्ट के मुताबिक नहीं होगा और ये आप इस नए फॉर्मेट को फॉलो करें, ये भी कर सकता है, इसमें अलाउड है। और ये जो इंस्ट्रक्शन होगी ऑफिशियल गजट में आएगा, यानी गवर्नमेंट के अखबार में छपेगा कि आज से फॉर्मेट चेंज हो रहा है। ऑफिशियल गजट कहते हैं गवर्नमेंट का अखबार, ठीक है ना। तो याद रखिए बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 ये एक लॉ है, बैंक इसको भी फॉलो करता है और कंपनीज एक्ट 2017 इन दोनों को फॉलो करता है बैंक, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुई, जैसे मैंने बताया था अभी, डायरेक्टर बैलेंस शीट साइन करने में ये कंपनीज एक्ट कहता है 2 डायरेक्टर साइन करेंगे और एक का CEO। लेकिन हम किसकी बात मानेंगे? हम इसकी बात मानेंगे बैंकिंग की, ठीक है। और अगर क्योंकि जिनमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो कंपनीज एक्ट को मान देंगे, बिल्कुल मानेंगे हम। अब हमारा आखिरी सेक्शन शुरू हो गया ऑडिट का। इसके बाद आपकी क्लास खत्म, बैंकिंग का चैप्टर खत्म। सेक्शन 35 क्या है? वो ऑडिट से रिलेटेड है। ऑडिट कंपनीज एक्ट में ऑडिटर क्या होता है? 1 साल के लिए अपॉइंट होता है, लेकिन बैंकिंग ऑर्डिनेंस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट 1 साल से ज़्यादा की है, 3 साल का टेन्योर है, ठीक है ना। तो 3 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट होता है। लेकिन कंपनी लॉ में क्या कहते हैं? कंपनीज एक्ट कहता है हर साल करता है। कॉन्फ्लिक्ट आ गया, किसको माने बताओ ना? बैंकिंग ऑर्डिनेंस को मानेंगे, ठीक है ना। और ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए पाकिस्तान के पास, उसका लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना। और उसका स्टेट बैंक के पैनल पे होना चाहिए। स्टेट बैंक हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने पैनल पे नहीं रखता, उसके नाम स्टेट बैंक के पैनल पे नाम होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। फर्ग्यूसन का नाम है, KPMG का नाम है। उस पैनल के आपको ऑडिटर को देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अगर मेरा UBL बैंक है तो मैं जिससे ऑडिट करवाऊंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो प्लस 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 क्या वो स्टेट बैंक के पैनल पर भी हो, ठीक है ना। अगर वैसे मैंने भी कंपनी है, मैं ऑडिट कराऊँ किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करा सकता हूँ, कोई मना नहीं है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा? बैलेंस शीट का ऑडिट करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेगा, कैश फ्लो का ऑडिट करेगा, ठीक है नहीं। इन सबको चेक करेगा, सवाल जवाब करेगा, डायरेक्टर से सवाल जवाब करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, हर कितने वाउचर को चेक करेगा, लेजर को चेक करेगा, बैलेंस शीट को चेक करेगा, ट्रायल बैलेंस को चेक करेगा, तो आप चीज़ें आपको पता है वो सब चीज़ें पर। स्टॉक को चेक करेगा, अकाउंट रिसीवेबल को चेक करेगा, अकाउंट पेबल को चेक करेगा, सिक्योरिटीज़ को चेक करेगा, जो सिक्योरिटीज़ हैं इशू हुई हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, तमाम चीज़ें। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है तो उसको देखेगा। ये ऑडिटर के काम है। वो कंपनी लॉ में हम ऑडिटर के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑडिटर की जो पावर है वो वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही है, सेम है। टेन्योर का फ़र्क है, वो 3 साल का टेन्योर है। तो दूसरा ये कि एन ऑडिटर कैन नॉट बी रिमूव बिफोर कंप्लीटिंग देयर टर्म विदाउट SPP। अगर ऑडिटर को निकालना है, कंपनी लॉ कहते हैं निकाल सकते हैं, 75% रेजोल्यूशन पास करें निकालते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऑडिटर को निकालने के लिए आपको SPP का अप्रूवल चाहिए, ठीक है ना। वैसे नहीं निकाल सकते, मालिकान ऑडिटर को निकालते हैं, मालिकान ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। ये जब निकालने पे आएंगे तो 75% की रेजोल्यूशन पास करके स्टेट बैंक का अप्रूवल चाहिए होगा, जो आमतौर पे कंपनी में नहीं चाहिए होता, ठीक है ना। SBP अथॉरिटी पर ओवर ऑडिटर क्या है? इफ SBP डिससेटिस्फाइड विद द ऑडिटर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अगर SBP नाराज हो जाता है ऑडिटर से और मालिक उसको पसंद कर रहे हैं तो फिर SBP की बात मानी जाएगी। मालिक गए भाड़ में, ऑडिटर को रिवोक कर देगी और नया ऑडिटर आ जाएगा, ठीक है। डाउनग्रेड ऑडिटर कैटेगरी इन द BBP ऑडिटर को SBP के पैनल से भी निकाल सकती है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है। रिमूव द ऑडिटर फ्रॉम SBP पैनल फॉर 5 ईयर्स के लिए निकाल सकती है। और पैनल में डाउनग्रेड भी कर सकती है। डाउनग्रेड का मतलब होता है कैटेगरी होती है ऑडिटर की ना, पैनल के अंदर ABCD, तो A कैटेगरी थी B कैटेगरी कर दिया, तो ये भी कर सकती है। उससे B कैटेगरी C कैटेगरी से ऑडिटर की वैल्यू कम हो जाती है, फिर लोग उसे ऑडिट नहीं कराते।
और पैनल से भी निकाल सकती है। तो तीन इसकी RDR तीन पावर है स्टेट बैंक की। RDR, आर माने रिवोक, रिवोक माने खत्म करना, डाउनग्रेड डी और आर से रिपोर्ट, तीन हो गए। रिपोर्टिंग टू SPP, द ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट, ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट करेगा फाइनेंशियल मैटर SPP को। दिस डज नॉट वायलेट कॉन्फिडेंशियलिटी, इसे कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट नहीं होगी, क्योंकि मैं ऑडिट कर रहा हूँ अभी बैंक का, मैं स्टेट बैंक को बताऊंगा तो हम अभी बैंक की सारी बातें स्टेट बैंक को पता लग जाएगी, तो बड़ी गलत बात नहीं, तो कॉन्फिडेंशियलिटी आउट हो रही है। तो लेकिन लॉ कहता है करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी आउट होगी, बिल्कुल होने दें। स्टेट बैंक को बताना पड़ेगा हर बात। जैसे लड़कियां नहीं अपनी माँ को बताती है, अम्मी आज मैंने ये किया, अम्मी मैंने आज ये किया, अम्मी मैंने आज ये किया, इस तरह ऑडिटर भी स्टेट बैंक को बताएगा कि आज मैंने ये ऑडिट किया, अभी बैंक आज मैंने ये किया, आज ये इन्फॉर्मेशन थी, वो इन्फॉर्मेशन थी, वो आपको बतानी पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑडिटर फंस जाएगा। ठीक है ना। ऑडिटर की बात हो गई। और गाइडलाइंस क्या है ऑडिटर की? ऑडिटर कैन इश्यू SPP की जो है इश्यू कर सकती है गाइडलाइंस ऑडिटर को, वो ऑडिटर को माननी पड़ेगी, वो उसको मना नहीं कर सकता। ऑडिटर मस्ट कंप्लाई विद द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 रिगार्डिंग पावर, जो ऑडिटर के पावर्स हैं वो कंपनीज या गलत लिखा हुआ है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 लिखा है, वहाँ लिखिएगा कंपनीज एक्ट 2017 लिखिएगा। हमारे इस स्टेट बैंक के इस लॉ के अंदर ये चेंज नहीं किया अभी तक इन्होंने, 2017 का लॉ आ चुका है, कंपनीज एक्ट 2017 कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं कर दूँगा, अभी हम बुरा नहीं माने तो अभी कर देते हैं कंपनीज। ये लॉ खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे लोगों को, हमारे शायद पता नहीं है हमारे लोगों को, ये बड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, ये ठीक है, पेपर में आप 2017 लिखिएगा। तो हमारे IC में CA वाले तो पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी गवर्नमेंट के इदारे चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो CSS हो, इन लोगों को बेचारों को या यूनिवर्सिटीज़ उन्हें पता ही नहीं है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें डालेगा? S से वो लिखिएगा सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली, जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मैंने ले ली है, इससे लिखना है कि मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली है कंपनी से। इन्फॉर्मेशन लेना ऑडिटर की जिम्मेदारी है, इन्फॉर्मेशन लेगा तो रिपोर्ट बनाएगा ना, ऐसे थोड़ी पैसे लिए रिपोर्ट बना दी। वेदर बैंक ट्रांजेक्शन वर विद इन लीगल, और ये बताना कि बैंक की ट्रांजेक्शन जो है वो लीगल है या नहीं है, या इलीगल है, या मनी लॉन्ड्रिंग है, तमाम चीज़ें। वेदर फाइनेंशियल रिटर्न्स जो हैं फ्रॉम ब्रांचेस वर सफिशिएंट फॉर ऑडिट, जो ब्रांचेस के, जब मैं ऑडिट करूँगा अभी बैंक का, अभी बैंक के तो 1000 ब्रांचेस हैं, उन सब ब्रांचेस से सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लेनी पड़ेगी। बड़ा मुश्किल काम होता है ऑडिट करना, इसलिए तो 3 साल रखे हैं इसके लिए, सारी ब्रांचेस का डेटा उसको ऑडिट करना है। बहुत लंबा काम होता है ऑडिट करना बैंक का। किसी एक आम कंपनी की कितनी ब्रांचेस होती है? 3, 4, 5, 6। अब एक तो बैंक की 1000 ब्रांचेस हैं, कुछ तो दुबई में है, फिर क्या होगा? वो भी डेटा लाओ, उसको भी चेक करो, दुबई जाओ, ऑडिटर के बड़े काम होते हैं। जब आप कहीं सोचेंगे अब CA कर लो बड़ा मज़ा आएगा, हाँ मज़ा आता है, बाहर जाना पड़ता है, लेकिन ऐसी जान निकलती, काम बहुत होता है ऑडिटर के पास। वेदर प्रॉफिट लॉस जो है वो ठीक बने या नहीं बने, 420 तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, एनी अदर इम्पॉर्टेंट मैटर जो शेयर होल्डर के लिए ज़रूरी है, ऑडिटर समझता है, तो ऑडिटर वो रिपोर्ट अपनी लिखेगा, बताएगा कि मैंने ये चीज़ें ज़बरदस्ती अपने जहन के मुताबिक ली हैं, अगरचे लॉ ने मुझे नहीं कहा था, लेकिन मैंने इसको मुनासिब समझा। सर मैं ऑडिट कर रहा था और बैंक का मुझे कुछ नज़र आया मनी लॉन्ड्रिंग, मैंने कहा भैया मैं तो चेक करूँगा, मैंने चेक किया, पकड़ लिया, तो मेरी जिम्मेदारी, मुझे करना चाहिए ये। ठीक है ना। अब ये यहाँ से जो है वो थोड़ा सा सेक्शन 14 है, इसको देख लेते हैं। सेक्शन 14 अब क्या चीज़ है, अनऑथराइज शेयर होल्डिंग क्या होती है, वो मैं बता चुका हूँ आपको ना, कि अनऑथराइज शेयर होल्डिंग जो 5% से ज़्यादा रख लें आप विदाउट अप्रूवल ऑफ स्टेट बैंक, कोई एक आदमी नहीं ले सकता ना। ठीक है ना, ये मैंने बताया था आपको। डेट्रीमेंटल ओनरशिप भी मैंने ऊपर पढ़ाई थी, आपको यहाँ लिखी भी है, ये भी आप देख लीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, पीछे जाके इसको पढ़ के देख लेंगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगा वरना तो मसला हो जाएगा। तो अब क्या है, प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्शन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग कंपनी शेल नॉट एम्प्लॉय, बैंकिंग कंपनी किसको नहीं रख सकती, मैनेजिंग एजेंट को, एक आदमी को आप रख लें मैनेजिंग एजेंट और उससे क्या तुम सब देखो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बाकायदा CEO डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे कंपनी को चलाने के लिए, किसी एक आदमी से आप ये काम नहीं करा सकते कि अब तुम CEO भी बन जाओ, डायरेक्टर भी बन जाओ और कंपनी चलाओ, नहीं, आपको बाकायदा मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे। ठीक है। और कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि क्या है, वो ये है कि कोई भी आदमी जो बैंक ऑफिसर होगा वो he has been adjudicated insolvent, suspend payment और compound with creditors, कोई इस तरह की मामलात में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट ना हो, तो उसने किसी से मुक्का ना किया हुआ हो, कोई पेमेंट उसने सस्पेंड की हुई हो,
किसी की पेमेंट उसने नहीं दी हुई हो, हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस है, इमोरल ट्रिब्यूट, कोई रेप में, कोई दहशतगर्दी में अगर वो एक आदमी है तो वो भी बैंक का ऑफिस डायरेक्टर नहीं बन सकता। रिसीव रेमुनरेशन द फॉर्म ऑफ कमीशन और प्रॉफिट, वो कोई रेमुनरेशन ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, कमीशन ले रहा है छुप कर बैंक से, ऐसे डायरेक्टर को हटा दिया जाएगा। बोनस पेमेंट अंडर सेटलमेंट, लीगल अवार्ड और अप्रूव्ड स्कीम, अगर ये में से कोई बोनस मिला है उसको सेटलमेंट पे, रिटायरमेंट के ऊपर, या उसको लीगल अवार्ड दिया है गवर्नमेंट ने या बैंक ने, तो जो कि अप्रूव्ड है बैंक से, वो उसने अवार्ड लिया है तो ठीक है। वरना बैंक का जो आदमी है ना, जो डायरेक्टर्स हैं या सीईओ हैं, वो इस तरह के चक्कर चला सकते हैं ना। बैंक में इतना पैसा, पैसों का गेम है कि बैंक के अंदर पैसा ही पैसा होता है, वो कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं उल्टे सीधे। तो इसलिए सख्ती की गई है, बैंक के डायरेक्टर जो हैं वो पैसे बैंक से निकाल नहीं सकते। वो तो कंपनी लॉ ने भी सख्ती की है कि आप पैसा नहीं निकाल सकते कंपनी से, नहीं बैंक ने ज़रा ज़्यादा सख्ती कर दी है। ए बैंक कंपनी शिल नॉट बी मैनेज बाय एनी पर्सन हु क्या है इज अ डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी नॉट सब्सिडियरी ऑफ सेक्शन 26 रजिस्टर्ड कंपनी विदाउट एसपीबी अप्रूवल। एक बैंकिंग कंपनी शिल नॉट मैनेज बाय पर्सन, एक ऐसे भी सर्विस पर्सन से मैनेज नहीं होगी जो कि डायरेक्टर है किसी और कंपनी में, ठीक है, नॉट ए सब्सिडियरी ऑफ सेक्शन 26। समझ में आ गया नहीं? यानी एक बैंकिंग कंपनी शुड नॉट मैनेज बाय एनी पर्सन। एक बैंकिंग कंपनी का डायरेक्टर, यूबीएल का डायरेक्टर, यूबीएल का, और मैं डायरेक्टर हूँ किसी और कंपनी में भी, तो मुझे डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए कि मैं ऑलरेडी दूसरी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अप्रूवल ले लूँ एसपीपी से तो एक अलग बात है। इज एंगेज इन इधर बिजनेस और प्रोफेशन, या दूसरा क्या, किसी और बिजनेस में हूँ, मैं सीए भी हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम कर रहा हूँ, या मिसाल की तरह मैं एक इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग का भी काम कर रहा हूँ, बैंकिंग कंपनी का डायरेक्टर भी बन जाऊँ, ये तो सही नहीं है ना। हैज़ बीन ए मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सीडिंग 5 years रिन्यूअल फॉर 5 year टर्म बाय डायरेक्टर डिसीजन। हैज़ बीन ए मैनेजमेंट, ऐसा आदमी है जो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी में, अभी यूबीएल का कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है वो यूबीएल का, और 5 साल से ज़्यादा अरसे से काम कर रहा है, ठीक है ना, और फॉर रिन्यूअल है फॉर 5 years टर्म बाय डायरेक्टर डिसीजन से, और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है मज़ीद जो है वो रिन्यू भी हो सकता है। तो ऐसे आदमी से बैंकिंग का बिजनेस जो है वो नहीं, मैनेजमेंट जो है बैंक का डायरेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो है ये थोड़ा सा हमने देख लिया है, अब उसको हम नेक्स्ट सीटिंग में देख लेंगे, और ताकि अभी वीडियो लंबी हो गई है तो उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है ना।